नमस्कार। आज हम भारत के स्कूली शिक्षा के सफर की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बड़े दिलचस्प हैं। ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के पाठ्यक्रम से है। यानी ये वो सामग्री है जिसे पढ़कर हमारे देश के शिक्षक तैयार होते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ यह जानना नहीं है कि गुरुकुल से शिक्षा के अधिकार तक क्या-क्या हुआ, बल्कि हम एक बड़ा सवाल पूछेंगे। हर दौर में शिक्षा का असली मकसद क्या था? क्या ये एक संस्कारी नागरिक बनाना था, एक वफादार क्लर्क बनाना था, या फिर एक जागरूक इंसान बनाना था? अगर इस नजरिए से देखें तो ये पूरी कहानी बहुत अलग और ज्यादा दिलचस्प लगने लगती है। चलिए शुरू करते हैं। ये नज़रिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत की शिक्षा की कहानी सिर्फ नीतियों की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि एक समाज अपने बच्चों को क्या बनाना चाहता है। प्राचीन भारत की कल्पना कुछ और थी, अंग्रेज़ों की ज़रूरतें कुछ और थी और आज़ाद भारत के सपने वो तो बिल्कुल अलग थे। हर दौर की नीतियां इसी खींचतान का नतीजा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से सब शुरू हुआ। प्राचीन भारत की गुरुकुल प्रणाली। जब मैं गुरुकुल सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में जंगल में एक आश्रम और पेड़ के नीचे पढ़ते हुए बच्चों की एक तस्वीर बनती है। क्या ये वाकई ऐसा ही था? तस्वीर काफी हद तक सही है, लेकिन इसके पीछे का जो दर्शन था वो ज्यादा गहरा था। देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक जीवन शैली थी। विद्यार्थी गुरु के साथ उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहते थे और शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास करना था, जिसे आज हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। शिक्षा को तीसरा नेत्र माना जाता था। तीसरा नेत्र, हाँ, मतलब जो आपको दुनिया को सही नजरिए से देखने की अंतर्दृष्टि दे। ये बात बहुत दिलचस्प है कि इसे तीसरा नेत्र कहा गया, यानी सिर्फ दिमाग भरना नहीं, बल्कि सोच को बदलना। और जहां तक मुझे पता है, इसकी कोई फीस भी नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं। उस दौर में ज्ञान को मतलब बेचने की चीज नहीं माना जाता था। ये एक पवित्र आदान प्रदान था। शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे, जो कुछ भी हो सकती थी। और पाठ्यक्रम की बात करें तो वो आज के सिलेबस से कहीं ज्यादा व्यापक था। इसमें वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण तो थे ही, साथ ही युद्ध कला, संगीत, मूर्ति कला जैसी 64 कलाएं भी सिखाई जाती थीं। 64 कलाएं, मतलब एक ही जगह पर आपको स्टेम और आर्ट्स दोनों की शिक्षा मिल रही थी। लेकिन उस जमाने में तो किताबें नहीं होती थीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो इतना सारा ज्ञान याद कैसे रखा जाता था? हाँ, यहीं पर जो सीखने की प्रक्रिया थी वो बहुत आकर्षक थी। पहला चरण था श्रुति, मतलब सुनकर याद करना। गुरु जो कहते थे उसे कंठस्थ किया जाता था। अच्छा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। दूसरा और सबसे जरूरी चरण था मनन। मनन मतलब चिंतन करना। हाँ, उस ज्ञान पर चिंतन करना, सोचना। और फिर होता था वाद विवाद और शास्त्रार्थ, जहां उस ज्ञान को तर्क की कसौटी पर परखा जाता था। तो ये रट्टा मारने वाली पढ़ाई नहीं थी। ये ज्ञान को पचाने और उसे अपना बनाने की प्रक्रिया थी। इसका अंतिम लक्ष्य था व्यक्ति को जीवन के 4 आश्रमों के लिए तैयार करना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। सुनने में तो ये व्यवस्था बहुत आदर्श लगती है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सबके लिए थी, या ये भी समाज के कुछ खास वर्गों तक ही सीमित थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस पर बहुत विस्तार से बात नहीं करते, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये माना जाता है कि गुरुकुल शिक्षा मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्गों तक ही थी, विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के पुरुषों के लिए। अच्छा। महिलाओं और समाज के निचले तबकों की पहुंच इस औपचारिक शिक्षा तक आप कह सकते हैं बहुत सीमित थी। तो आदर्श होते हुए भी ये समावेशी नहीं थी, जिसे आज हम इंक्लूसिव कहते हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत, और उन्होंने तो शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जब भी इस दौर की बात होती है, एक नाम बार बार आता है, लॉर्ड मैकॉले और उनका 1835 का मिनट। ऐसा क्या था इस एक दस्तावेज में जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत की शिक्षा की दिशा ही तय कर दी? मैकॉले का मिनट सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं था, वो एक तरह का वैचारिक बम था। उस समय अंग्रेजों में इस बात पर बहस चल रही थी कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, भारतीय भाषाएं या अंग्रेजी। मैकॉले ने बहुत जोरदार और कहें तो अपमानजनक तरीके से अंग्रेजी की वकालत की।
उनकी एक मशहूर लाइन है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी ही भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर है। ये तो साफ साफ एक तरह का सांस्कृतिक हमला था। मतलब मकसद ज्ञान देना था ही नहीं, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना था जो अपनी ही जड़ों से कट जाए। बिल्कुल, उनका मकसद बहुत साफ था और उन्होंने इसे छिपाया भी नहीं। वे एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो रक्त और रंग में भारतीय हों, पर रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। अच्छा। ये लोग ब्रिटिश राज और करोड़ों भारतीयों के बीच दुभाषिए का काम कर सकें। एक ऐसा बफर जोन जो शासन चलाने में मदद करे। ज्ञान या सशक्तिकरण उनका उद्देश्य था ही नहीं। उनका उद्देश्य था एक कुशल, वफादार और सस्ता एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास तैयार करना। और इसी सोच से वो सिद्धांत निकला जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब था? इसे आज की भाषा में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसा समझिए। अच्छा, कैसे? जैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देती है, ये सोचकर कि उनकी वजह से आम लोग भी उसे खरीदने लगेंगे। अंग्रेजों की सोच भी यही थी कि हम समाज के मुट्ठी भर ऊंचे तबके के लोगों को अंग्रेजी में अच्छी शिक्षा देंगे और फिर ज्ञान उन एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स से छन छन कर या फिल्टर होके आम जनता तक अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन इसका नतीजा तो उल्टा हुआ होगा। ज्ञान छनकर नीचे पहुंचने के बजाय ऊपर ही सिमट कर रह गया होगा, जिससे समाज में एक नया शिक्षित और अशिक्षित का विभाजन पैदा हो गया। ठीक यही हुआ। इसने शिक्षा को कुछ लोगों का विशेषाधिकार बना दिया और जन शिक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा हुई। हालांकि बाद में अंग्रेजों को भी लगा कि यह सिस्टम काफी नहीं है। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। इसने पहली बार प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक एक व्यवस्थित ढांचे की बात की। इसी के तहत 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की नींव रखी गई, जो आज भी देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं। इसने महिला शिक्षा की भी वकालत की, कम से कम कागज पर तो की ही। तो एक तरफ मकौले की व्यवस्था थी जिसका मकसद क्लर्क बनाना था, और दूसरी तरफ इसी दौर में एक बिल्कुल अलग सोच भी तो जन्म ले रही थी जो इस पूरी अंग्रेजी व्यवस्था को चुनौती दे रही थी। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा, जाकिर हुसैन समिति की वर्धा स्कीम इसी पर आधारित थी। ये क्या थी? ये मैकॉले की सोच पर एक सीधा और वैचारिक प्रहार था। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी ही जमीन पर अजनबी बना दिया है। बुनियादी शिक्षा का मूल सिद्धांत था करके सीखना। करके सीखना? शिक्षा को किसी हस्तकला या शिल्प से जोड़ा जाए, जैसे कताई, बुनाई, लकड़ी का काम या खेती। इससे दो फायदे थे। एक, बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे और श्रम का सम्मान करना सीखेंगे, और दूसरा, शिक्षा का खर्च भी इन्हीं उत्पादों को बेचकर निकल सकेगा। यह किताबी ज्ञान के खिलाफ एक क्रांति थी। तो अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जो दिमाग से हिंदुस्तानी कम और अंग्रेज ज्यादा थी। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती इसी विरासत को बदलने की रही होगी। सवाल ये था कि अपनी मिट्टी से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था कैसे बनाई जाए। यही आजाद भारत के नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल था। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह सपना शामिल किया गया कि 10 साल के अंदर 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन यह सपना पूरा करना आसान नहीं था। हमारे सामने जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, बेरोजगारी और लड़कियों की शिक्षा को लेकर सामाजिक पूर्वाग्रह जैसी पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई आयोग और समितियां बनी। इनमें कोठारी आयोग का जिक्र हमेशा होता है, 1964-66 का। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? कोठारी आयोग इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने पहली बार शिक्षा को टुकड़ों में नहीं देखा, बल्कि एक पूरी तस्वीर के तौर पर देखा और उसे राष्ट्रीय विकास से जोड़ा। ठीक है। इसकी एक सिफारिश थी समान स्कूल प्रणाली, यानी कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम, हाँ, जिसका मकसद था कि अमीर हो या गरीब, हर बच्चा एक जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े ताकि सामाजिक भेदभाव कम हो। ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार था। क्या ये आज के एक देश एक शिक्षा के विचार का एक शुरुआती रूप था? आप कह सकते हैं। इसका मकसद शिक्षा के जरिए एक ज्यादा समतामूलक समाज बनाना था। और इसकी दूसरी बड़ी सिफारिश थी 10+2+3 शिक्षा संरचना का प्रस्ताव। अच्छा, 10+2+3। हाँ, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं था। ये पहली बार पूरे देश को एक शैक्षिक धागे में पिरोने की कोशिश थी, ताकि पंजाब का छात्र जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आए तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग थलग ना हो। और इसी आयोग की सिफारिशों की छाप हमें बाद की नीतियों पर भी दिखती है। जैसे
1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। हाँ, 1986 की नीति ने कोठारी आयोग के कई विचारों को आगे बढ़ाया, लेकिन इसका खास जोर असमानताओं को दूर करने पर था। इसने शिक्षा को महिला सशक्तिकरण और अनुसूचित जाति जनजाति के विकास का एक जरिया माना। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जैसी मशहूर योजना इसी नीति की देन थी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड? हाँ, ये तो सुना है। इसका मकसद था कि देश के हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 कमरे, 2 शिक्षक और बुनियादी खिलौने, चार्ट्स जैसी जरूरी चीजें हों। ये एक बहुत बड़ा और जमीनी प्रयास था। अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के बचपन का हिस्सा रहा है, भारी भरकम स्कूल बैग। 1992 में यशपाल समिति की रिपोर्ट आई जिसका शीर्षक ही था शिक्षा बिना बोझ के। यशपाल समिति की ये बात तो हर किसी को अपनी लगेगी। मुझे आज भी याद है कि मेरा स्कूल बैग मुझसे भारी होता था। समिति ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि समस्या बच्चों में नहीं है, बल्कि हमारे पाठ्यक्रम के डिजाइन में है। हमने ज्ञान को सूचना का विस्फोट बना दिया है, जिसे बस बच्चों के दिमाग में ठूंसना है। क्या समिति ने बताया था कि ये बोझ बच्चों पर क्या असर डालता है? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि यह बच्चों के मन से सीखने की खुशी और जिज्ञासा को ही मार देता है। पढ़ाई एक हवा बन जाती है। उनकी सिफारिशें बहुत सरल और क्रांतिकारी थीं। रटने की बजाय समझने पर जोर दो, ज्ञान को स्कूल के बाहर की जिंदगी से जोड़ो और पाठ्यक्रम का बोझ कम करो। हाँ, उन्होंने कहा कि एक अच्छा स्कूल वो है जहां बच्चे खुशी खुशी जाएं, डरते डरते नहीं। और इन विचारों की सीधी झलक हमें 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ में मिलती है। ये एनसीएफ क्या था? एनसीएफ 2005 एक तरह से यशपाल समिति की आत्मा को लागू करने वाला दस्तावेज था। इसने आधिकारिक तौर पर माना कि बच्चा ज्ञान का एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है जिसे आप खाली घड़ा समझकर भरते रहें। बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। अच्छा। शिक्षक का काम जानकारी देना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चा खुद खोजकर गलतियां करके सीख सके। ये रटंत विद्या से रचनात्मकता की ओर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और अब हम इस सफर के शायद सबसे बड़े मील के पत्थर पर पहुंचते हैं। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और फिर 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट आया। इसने खेल के नियम कैसे बदल दिए? इसने खेल के नियम आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल दिए। देखिए, 1950 से लेकर 2002 तक 14 साल तक की मुफ्त शिक्षा सरकार का एक लक्ष्य था। एक लक्ष्य मतलब एक वादा? हाँ, जो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था। यानी सरकार कोशिश करेगी, लेकिन आप इसे हक की तरह मांग नहीं सकते थे। 86वें संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा और शिक्षा को स्वास्थ्य और जीवन की तरह एक मौलिक अधिकार बना दिया। मतलब अब ये सरकार की मर्जी नहीं, बल्कि बच्चे का हक बन गया। अगर किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता तो वो अदालत जा सकता है। ठीक यही मतलब है। और इसी अधिकार को जमीन पर उतारने के लिए 2009 में आरटीई कानून बना। ये कानून हर स्कूल के लिए मानक तय करता है, जैसे बिल्डिंग कैसी होगी, कितने शिक्षक होंगे, एक क्लास में कितने बच्चे होंगे। ये शिक्षकों की जिम्मेदारियां बताता है, किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना देने पर रोक लगाता है, और ये भी सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। इसी कानून में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% आरक्षण का भी प्रावधान है, जिस पर काफी बहस भी होती है। हाँ, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है, ताकि अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ पढ़ सकें। लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं, जो आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो अगर इस पूरे सफर को समेटें, तो कहानी कहाँ से कहाँ पहुंची? हमने गुरुकुल की समग्र शिक्षा से शुरुआत की, जिसका मकसद एक पूर्ण विकसित इंसान बनाना था। फिर हम एक औपनिवेशिक प्रणाली से गुजरे, जिसका मकसद वफादार प्रशासक बनाना था। और आज हम एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां शिक्षा हर बच्चे का एक कानूनी और मौलिक अधिकार है। ये एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है। और ये सफर अभी जारी है। कानून, नीतियां और शानदार दस्तावेज अपनी जगह है, लेकिन असली चुनौती इनके क्रियान्वयन में है। ये सुनिश्चित करना कि शिक्षा बिना बोझ के का विचार और आरटी कानून का वादा देश के हर बच्चे तक, हर गांव के आखिरी स्कूल तक, हर कक्षा तक पहुंचे, यही असली काम है। कागज से क्लासरूम तक का सफर अभी भी बहुत लंबा है। इन सभी स्रोतों ने हमें ये बताया है कि शिक्षा कैसे दी जाए, इसका इतिहास क्या रहा है।
पर भविष्य को देखते हुए एक विचार मन में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना के इस महासागर के युग में प्रारंभिक शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या ये अब भी एक तय पाठ्यक्रम पूरा करना है, या बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे सीखा जाए, पुरानी बातों को भुलाकर नई चीजें कैसे सीखी जाएं, और एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार हुआ जाए जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? इस सवाल का जवाब शायद हमारी अगली शिक्षा नीति का सबसे बड़ा काम होगा।